इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसकी तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को समन भेजा गया है। कल पेश होना है हेमंत सोरेन को ईडी के सामने। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि इस मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा के घर से हेमंत सोरेन के नाम से कई दस्तावेज मिले थे। इसी आधार पर सोरेन को पूछताछ के लिए अब ईडी ने बुलाया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, पंकज मिश्रा के घर से सोरेन के नाम से कई बैंक से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जिसमें चेकबुक बताई जा रही है, पासबुक बताई जा रही है। मतलब जाहिर सी बात है कि कोई अकाउंट जो सोरेन के नाम का, उसी से जुड़ी हुई ये चेकबुक, पासबुक जो मिली है पंकज मिश्रा के घर से हेमंत सोरेन से, इन्हीं तमाम बरामदगियों को लेकर अब ईडी पूछताछ करेगी। इसीलिए ये समन। इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध खनन के मामले में अब हेमंत सोरेन पर यह शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी ने समन किया है और पंकज मिश्रा के घर से जो बरामदगियां हुई थी, उसी के आधार पर यह समन जो किया गया है हेमंत सोरेन को। बीजेपी को बैठे बैठाए अब यकीनन मुद्दा मिल गया है। बीजेपी अब हेमंत सोरेन का सीधे इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा है कि सोरेन इस्तीफा देकर ईडी के सामने जाएं। निशिकांत दुबे से बातचीत की है हमारी संवाददाता निधि श्री ने। तो हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिला है और कल पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है, लेकिन इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? मेरे साथ इस वक्त निशिकांत दुबे मौजूद है, गोड्डा से सांसद है। हेमंत सोरेन पर ये जो अवैध खनन लीज मामले में जिस तरह से कल समन बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी की क्या, कानून अपना काम कर रही है, सबसे पहली तो बात यह है। दूसरा सवाल यह है कि वो माइनिंग मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। अभी 2-3 रेड ईडी ने जो है की थी। एक पंकज मिश्रा के यहाँ रेड हुई थी, पंकज मिश्रा के सारे चाटुकारों या दलालों के ऊपर रेड हुई थी। फिर एक रेड जो है वो प्रेम प्रकाश के ऊपर हुई थी। और फिर राजीव कुमार के ऊपर जब ईडी ने केस दर्ज किया था, अधिवक्ता राजीव कुमार के ऊपर, तो उसमें भी कुछ रेड हुई थी, जिसमें कि हेमंत सोरेन या सोरेन फैमिली के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जयपुरियार, उनके यहाँ रेड। इन तीनों रेड में क्या पकड़ा है? तीनों रेड ये बता रहा था कि 1000 करोड़ का ये कुल माइनिंग स्कैम अभी तक दिखाई दे रहा है। अमित अग्रवाल जो जेल में बंद है राजीव कुमार के केस के सिलसिले में, उसने सेल कंपनी बना रखी है और वो 1000 करोड़ रुपया उसने कहीं न कहीं बाहर भेज दिया। पंकज मिश्रा जी और उनके गुर्गों ने साहबगंज में जो है 8 करोड़ रुपया कैश जमा करके घाट ले लिया। इलीगल तरीके से घाट चलाते हैं, जो साहबगंज में नाव की दुर्घटना हुई थी। पंकज मिश्रा के यहाँ जो पासबुक है, चेकबुक है, वो हेमंत सोरेन जी का मिला। कई एक पेपर मिले जो हेमंत सोरेन के साइंड अनसाइंड थे। जयपुरियार जी के यहाँ जब रेड हुआ, उनके सीए के यहाँ, तो पता चला कि ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक कैसे बनाया जाता है, कैसे इलीगल जमीन खरीदा जाता है, वो सारी व्यवस्था जो है उनके सीए कर रहे थे। फिर जब जेल में बंद है पंकज मिश्रा, जो पार्टी के महासचिव हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि हैं, वो जेल में बंद रहकर भी जो है दबाव बना रहे हैं अधिकारियों के ऊपर कि किसको टेंडर देना है, किसको माइनिंग का स्कैम कराना है। 3 आदमी पकड़ा भी जाते हैं, ईडी उनको सामने भी लाती है। आज 20-25 दिन हो गया, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता। पंकज मिश्रा हटाए नहीं जाते हैं। इन सारे सिचुएशन में देखते हुए जो ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल की, उसमें उन्होंने इंगित किया कि जो माइनिंग मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, इनमें इनकी भूमिका संदिग्ध दिखाई देती है और उसके आधार पर ईडी ने उनको समन किया है। अब ईडी की पूछताछ में यदि ईडी को ये संतुष्ट कर पाए तो बहुत बढ़िया, यदि ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो उनकी वही स्थिति होगी जो बिहार में लालू प्रसाद जी की हुई, झारखंड में मधु कौड़ा जी की। क्या मांग कर रही है बीजेपी? क्या आपको लगता है, क्योंकि लगातार आपने जो बातचीत की उसमें कहा कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए? एक मुख्यमंत्री एक भ्रष्टाचार के केस में यदि ये सेंट्रल एजेंसीज के सामने पहुंच जाए तो उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और इस्तीफा की भूमिका तो बनती है ना। मैं कह रहा हूं कि राजनीति की बात करती है, बीजेपी की बात करती है, वो लोग सब राजनीतिकरण की बात करती है। मैंने बार बार कहा है, आपके चैनल पर भी कहा है कि मुझे बहुत देश के बारे में जानकारी नहीं है।
राजनीति में नया हूं, लेकिन मैं बिहार और झारखंड को जो है समझता हूं। बिहार में लालू प्रसाद जी जब चारा घोटाला में जेल चले गए तो उस वक्त जो है वो खुद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनकी पत्नी जो है बिहार की मुख्यमंत्री थी, राबड़ी जी। केंद्र में देवेगौड़ा जी की सरकार थी, वो देवेगौड़ा जी की सरकार थी जो लालू प्रसाद खुद उसको समर्थन दे रहे थे। मधु कौड़ा जी को कांग्रेस ने और जेएमएम ने मिलकर एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाया था, और मधु कौड़ा जी जेल तब गए जबकि कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। तो लालू प्रसाद और मधु कौड़ा जी को ईडी और सीबीआई यदि जेल में ले जाए तो वो राजनीति नहीं है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और हेमंत सोरेन यदि चोरी करते हुए पकड़े जाएं, उनके प्रतिनिधि पकड़े जाएं, या जांच की आंच जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, तो फिर आप कहेंगे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, हेमंत सोरेन को करना चाहती है। इस कारण से मॉरलिटी ये कहती है कि हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देकर उनको जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए। और ये आरोप है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है हेमंत सोरेन को, आरोप साबित नहीं हुए। पूछताछ मुख्यमंत्री क्या होता है? रेल की दुर्घटना होती है तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो थोड़े ड्राइवर थे, वो थोड़े कंडक्टर थे, वो थोड़े रेल चला रहे थे। मॉरलिटी ये कहती है, राजनीति की मॉरलिटी ये कहती है, यदि हमारे ऊपर कोई आरोप लग गया तो आरोप, जैसे लालकृष्ण आडवाणी पर जैन हवाला केस में आडवाणी जी के ऊपर जो है चार्ज लग गया कि उन्होंने जैन हवाला कांड किया। उन्होंने कहा कि मैं तब तक पार्लियामेंट नहीं आऊंगा जब तक कि इस केस से फ्री नहीं हो जाऊं। यशवंत सिन्हा जी लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हजार चीजें, हजार उदाहरण राजनीति में है। चार्ज ही था ना जैन हवाला केस में, और बाद में किसी के ऊपर चार्ज साबित नहीं हुआ, सभी बरी हो गए। लेकिन मदन लाल खुराना जी ने मुख्यमंत्री होने के नाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते इस्तीफा दिया था। लालकृष्ण आडवाणी जी ने लीडर ऑफ द पार्टी होने के नाते केवल इस्तीफा ही नहीं दिया था, अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे वो। तो ये राजनीति की मॉरलिटी है, और मुझे लगता है कि इस मॉरलिटी में हेमंत सोरेन जी को जीना चाहिए। सीधा सा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि ईडी सिर्फ उन्हीं लोगों को पूछताछ के लिए बुलाती है जो विपक्ष में है? ये सवाल तो उठ रहा है लगातार बीजेपी पर। ईडी को बीजेपी प्रयोग कर रही है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि ईडी उन्हीं लोगों को? क्यों येदियुरप्पा जी को नहीं बुलाया क्या? येदियुरप्पा जी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, ईडी ने नहीं पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी तो बहुत लोगों को बुलाती है। कई एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी के, जो एनडीए के हैं, मैं कह सकता हूं, आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको इनकम टैक्स भी बुला रही है, इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल रहा है, उनको ईडी भी बुला रही है। लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा उन्होंने जवाब दिया ना। मैं ये कह रहा हूं कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर तो मुख्यमंत्री होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, माइनिंग आपके पास है, आरोप आपके ऊपर है। पूरा झारखंड ने, पूरा देश ये समझ रहा है कि आपकी उसमें शायद कोई भूमिका हो, तो आपको मॉरलिटी के आधार पर पद पर आप बैठे हुए हैं ना। मैं तो इसमें रेल मंत्री की बात किया, मुख्यमंत्री जी की बात किया, मैंने एमपी एमएलए की कहां से बात की? वो तो मुख्यमंत्री है, इसीलिए मैंने कहा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो हेमंत सोरेन, ठीक है आपकी बात, अगर हेमंत सोरेन अगर इस्तीफा उनको दे देना चाहिए तो बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर भी नजरें हैं। नहीं, पहले इस्तीफा तो देने दीजिए। मतलब पहले राधा को 9 मन तेल होगा तब ना राधा नाचेगी। पहले मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें, फिर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी होगी या किस तरह की राजनीति बदलती है झारखंड में, वो तो उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो मैं मॉरलिटी की बात कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है और इस साजिश में कहीं भी जेएमएम या उनकी सरकार को कोई आंच नहीं आने वाली है। मैंने यही कहा ना कि लालू प्रसाद जी जेल चले गए और मधु कौड़ा जी जेल चले गए, ये कौन सी साजिश थी? सरकार तो केंद्र में कांग्रेस की थी या देवगौड़ा जी की थी, जो उनके समर्थन से चल रही थी। सीबीआई और ईडी एक ऐसी संस्था है जो कि एक कानूनन अपना इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर काम करती है। आज तक देश में ये होता रहा है। देश में कई एक ऐसे उदाहरण है कि सरकारी पार्टी के, मैं कह रहा हूं कि राजा साहब जेल चले गए, कनीमोजी जेल चली गई, कांग्रेस की सरकार थी ना। हमने थोड़े राजा साहब तो केंद्र में मंत्री थे टेलीकॉम के, गए जेल, उसमें कौन सी राजनीति थी? आज भी डीएमके कांग्रेस को ही समर्थन दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को थोड़े समर्थन दे रही है। तो सीबीआई और ईडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और इनको कानून का जो है सामना करना चाहिए, एजेंसीज का सामना करना चाहिए, और जो भी चीजें आएंगी जांच में कार्रवाई करेगी। पूरी जांच प्रकरण में एक और बात सामने आई है कि आरोप यह है कि अधिकारी डराते थे, मुख्यमंत्री का नाम लेकर और सभी का नाम लेकर डराया धमकाया जाता था अधिकारियों को। कौन डराता था?
उसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए ना स्टेट को। यदि मेरा कोई लेटर पैड मिसयूज कर ले या मेरे नाम से कोई यदि मेरे ऑफिस से डराएगा धमकाएगा, तो मेरा तो सबसे पहला काम है ना कि उसका इस्तीफा कराना, उसके ऊपर एफआईआर करना, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे, जो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बड़ी खबर है, एक सिटिंग सीएम जिसको ईडी की तरफ से समन किया गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्हीं को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, क्या माना जाए, यहां से मुश्किलें अब और बढ़ती हुई हेमंत सोरेन की नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल हेमंत सोरेन की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, ईडी अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। जो हेमंत सोरेन के बेहद करीबी है पंकज मिश्र, जो 2 अन्य उनके खिलाफ तो चार्जशीट भी फाइल कर चुकी है। सूत्र हमें ये बताते हैं कि जब पंकज मिश्र के यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की थी, तो उनके वहां से एक चेकबुक और एक पासबुक बरामद हुई थी। ये पासबुक भी हेमंत सोरेन की थी और चेकबुक पर जो सिग्नेचर थे ये हेमंत सोरेन की थी, और उस चेकबुक पर सिग्नेचर भी उनके थे। पूछताछ के दौरान ईडी ने जो अपनी चार्जशीट भी फाइल करी है, उस पे पंकज मिश्र के हवाले से बात कही है कि उन्होंने ये बात पूछताछ में बताई थी कि जो पैसों की जो गड़बड़ी का खेल है वो हेमंत सोरेन के कहने पर करते थे। तो कहीं ना कहीं पंकज मिश्र, जिनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, उनके बयान है और दूसरे आरोपियों के बयान है। उस दौरान छापेमारी के दौरान जो बैंक अकाउंट से उनके अंदर करीब 5 से 6 करोड़ रुपए कैश मिला था, 10 से 12 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में मिले थे। तो बैंक अकाउंट्स की डिटेल, पंकज मिश्र के जो बयान है, उनकी जो पासबुक उनके घर पर मिली, आखिरकार वो पासबुक वहां पर क्या कर रही थी, चेकबुक क्या कर रही थी, ऐसे तमाम एविडेंस, ऐसे कनेक्टिंग एविडेंस है जिसका जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में है, और उन्हीं के बिहाफ पर जो सवालों की लंबी फहरिस्त है वो तैयार की गई है, और वो एक के बाद एक हेमंत सोरेन के आगे रखे जाएंगे। हेमंत सोरेन ने जो पंकज मिश्र ने जो पूछताछ में कही है, वो बातें उनके आगे काउंटर की जाएगी, जिससे उनको इस पूरे मामले के अंदर काउंटर किया जा सके। हेमंत बड़ी बात कह रहे हैं वरुण जैन, ईडी ने अपना होमवर्क पूरा करके हेमंत सोरेन को अब समन किया है, मतलब हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ना तय। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।